जी अस्सलाम वालेकुम। जी वसीम, आपको आवाज आ रही? जी वालेकुम सलाम जी, आवाज आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बेसिकली हमारी इन्वेस्टमेंट टीम जो है वो मार्केट एंड इकोनॉमिक आउटलुक पे अपने व्यूज एक्सप्रेस करेंगे। रिसेंटली मॉनेटरी पॉलिसी कल ही अनाउंस हुई है, तो उस पे भी इनके कमेंट्स बेसिकली इसमें शामिल होंगे। सो सैयद सुलेमान अख्तर, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, और मोहम्मद वसीम, हेड ऑफ इक्विटीज, शरिया कंप्लाइंट इक्विटीज, हमारे साथ हैं। मोहम्मद अहमद, डेप्यूटी हेड ऑफ रिसर्च, हमारे साथ मौजूद हैं। ओवर टू यू वसीम। जी तनवीर प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइएगा। हम थोड़ा सा पहले इकोनॉमिक ओवरव्यू लेंगे और उसके बाद स्टॉक मार्केट के हवाले से हम थोड़ी सी बात कर लेंगे, कैसे हमें चीजें मूव होती हुई लग रही हैं गोइंग फॉरवर्ड, और क्या अपनी स्टेट बैंक ने गुज़श्ता मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या जो है फॉरवर्ड गाइडेंस दी है, और क्या ऐसे आगे लग रहा है स्टेट बैंक को। जैसे कि आप जानते हैं कि कल की जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट थी उसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 1% से शरह सूद बढ़ा दी है। इस वक्त इंटरेस्ट रेट जो है वो 9.75% के ऊपर चले गए। पॉलिसी रेट जो है आज से 3 महीने पहले अगर हम बात करें सितंबर के अंदर 7% था। पहला रेट हाइक सितंबर 2021 में 25 बेसिस पॉइंट का हुआ, दूसरा रेट हाइक नवंबर के अंदर 150 बेसिस पॉइंट का हुआ, और तीसरा रेट हाइक जो कल हमें देखने में आया 100 बेसिस पॉइंट का हुआ। क्यूमुलेटिवली अगर हम बात करें तो 275 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक ने बढ़ा दिए हैं। इसके अलावा स्टेट बैंक ने जो गाइडेंस दी है, फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस, उसके अंदर कुछ एक चीजें एस्टिमेट्स जो हैं वो चेंज किए हैं। प्राइमरीली अगर हम बात करें इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन इनिशियली स्टेट बैंक एक्सपेक्ट कर रहा था 7 से 9% की रेंज में। अब स्टेट बैंक को लग रहा है कि साल 2022 फिस्कल ईयर 2022 का एवरेज इन्फ्लेशन जो है वो 9 से 11% की रेंज में होगा, और प्राइमरीली उसकी वजह कमोडिटी प्राइसेस का बढ़ना है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अगर हम देखते हैं तो कमोडिटी प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ी हैं। स्टेट बैंक का भी यही कहना है कि चूंकि इनके अंदर जो इंक्रीज आया है कमोडिटी प्राइसेस के अंदर वो जो एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आउटलुक थोड़ा सा स्टेट बैंक ने चेंज की है। इसके अलावा जो स्टेट बैंक ने एक और मेजर मैं बात करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर के ऊपर, बैलेंस ऑफ पेमेंट के हवाले से बात की। जैसे कि करंट अकाउंट डेफिसिट पहले स्टेट बैंक देख रहा था 2 से 3% ऑफ जीडीपी, अब वो स्टेट बैंक एक्सपेक्ट कर रहा है वो लगभग 4% हो जाएगा जीडीपी का, जो कि लगभग $13 बिलियन का बन जाता है करंट अकाउंट डेफिसिट का नंबर जो स्टेट बैंक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और तीसरी चीज जो पिछली मॉनेटरी पॉलिसी में भी लिखी, इस मॉनेटरी पॉलिसी में भी लिखी, वो थी जीडीपी ग्रोथ के हवाले से जो स्टेट बैंक ने बात की है। वो स्टेट बैंक को लगती है कि वो 4 से 5% की रेंज के अंदर जीडीपी ग्रोथ रहेगी, और उस पर काफी ज्यादा ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टेट बैंक के सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल के ऊपर हम लोग आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। और हमने पिछले जो बूम बस्ट साइकिल्स के अंदर हमने जो गलतियां की थी, अब हमारा जो फोकस है हम वो गलतियां दोबारा से नहीं दोहराना चाहते, और इसीलिए हमने प्रीएम्प्ट किया है इंटरेस्ट रेट हाइक। जैसे कि एक फोरम पे गवर्नर साहब ने स्टेटमेंट दी कि जैसे पिछला साइकिल था 2018 वाला कि करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ने के बावजूद हम लोगों ने उस टाइम पर मॉनेटरी पॉलिसीज जो है वो टाइटन नहीं किए, जिसका खुमियाजा हमें बाद में आने वाले वक्त में देखा फिर। और अब उनका फोकस यही है कि चूंकि हम प्रीएम्प्टिव मेजर्स ले रहे हैं, हम जो है पहले से ही चीजों को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं,
तो आने वाले कुछ महीने शायद मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद शायद चीजें जो स्टेट बैंक ने मेजर्स लिए हैं वो बेशक चाहे वो पॉलिसी रेट के बढ़ने की सूरत में हो या दूसरे मेजर्स जैसे इंपोर्ट्स को कर्व करने के लिए या डॉलर आउटफ्लो को रोकने के लिए जो लिमिटेशंस लगाई हैं, अगर हम उनको भी देख लें तो वो मेजर्स का जो आउटकम है आने वाले कुछ महीनों के अंदर हमें नजर आना शुरू हो जाएगा, जिसकी बुनियाद पर स्टेट बैंक ने थोड़ा सा एक फॉरवर्ड गाइडेंस भी दी है कि जो नियर टर्म के अंदर जो पॉलिसी रेट है वो अनचेंज होगा। नियर टर्म को डिफाइन स्टेट बैंक ने इस तरीके से किया है कि जो अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी है जो कि 24 जनवरी को 2022 को होगी, उसके अंदर स्टेट बैंक जो है वो अनचेंज रखेगा और उसके बाद उस पर फिर फर्दर आगे 2 महीने का डेटा भी होगा और क्या आउटलुक बन रही है वो सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए फिर आगे की गाइडेंस देगा स्टेट बैंक। इसमें अगर हम एक चीज देखें कि जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अभी इन्फ्लेशन जो है वो काफी ज्यादा बढ़कर आ गई। नवंबर के महीने का नंबर जो था वो 11.5% का आया था और मार्केट एक्सपेक्टेशन से ये काफी ज्यादा ऊपर का नंबर था और आने वाले चंद महीने भी हमें जो है वो डबल डिजिट्स के अंदर नजर आ सकते हैं। हो सकता है कि ये जो 11.5 देखा हमें देखा है नवंबर में, शायद इससे भी ऊपर के नंबर हमें चंद महीने के अंदर नजर आ सकते हैं। स्टेट बैंक का जो व्यू है इसके ऊपर, स्टेट बैंक का कहना यही है कि हमें अंदाजा है इस बात का कि करंट अकाउंट डेफिसिट आने वाले चंद महीनों के अंदर थोड़ा सा हायर साइड पर ही रहेगा और इन्फ्लेशन की रीडिंग भी थोड़ा सा हायर साइड पे रहेगी। और चूंकि करेंसी भी रिसेंटली काफी ज्यादा डेप्रिशिएट किया है, रुपया काफी ज्यादा डेप्रिशिएट किया है अगेंस्ट अदर करेंसीज, तो उसका भी एक इम्पैक्ट इन्फ्लेशन की आएगा, इन्फ्लेशन में आएगा। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जो स्टेट बैंक कह रहा है कि जी हमें कमोडिटी प्राइसेस के अंदर थोड़ा सा हमें लगता है कि यहाँ पे करेक्शन आ सकती है और जिसकी बुनियाद पर स्टेट बैंक ने जो 2023 की गाइडेंस दी है वो 5 से 7% की रेंज में इन्फ्लेशन की दी है। तो लार्जली अगर हम बात करें तो पॉलिसी एक्शन स्टेट बैंक का कहना यही है कि वो ले चुके हैं, माइल्डली पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट रेट्स जो है वो टारगेट अचीव करने के करीब तर है। तो ये ओवरऑल स्टेट बैंक का उसके ऊपर व्यू था। अगर हम बात करें प्लीज अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पर आ सकते हैं, इन्फ्लेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो 5 महीने का इन्फ्लेशन का नंबर 9.3 रहा। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे तनवीर। इन्फ्लेशन का नंबर 5 महीने में 9.3% रहा। हमें लग रहा है कि इन्फ्लेशन आने वाले चंद महीनों के अंदर बढ़ती हुई लग रही है। शायद ये महीने की रीडिंग पिछली रीडिंग महीने की रीडिंग से भी ऊपर आए और फिर जनवरी में हमें लगता है कि इन्फ्लेशन वो पीक कर जाएगा। इसकी एक वजह ऑब्वियसली करेंसी का डेप्रिशिएट करना है, दूसरी वजह कमोडिटी प्राइसेस का बढ़ना है और फिर अब एक और चीज जो मिनी बजट आने वाला है उसके अंदर लगभग 300-350 अरब रुपए के सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन है वो भी खत्म करेंगे, जिसका अभी एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट हमें नजर आएगा। इन सारी चीजों को जो है स्टेट बैंक कह रहा है कि जी हमने अकाउंट फॉर कर लिया है। अब आज के डिसीजन के अंदर जो इन्होंने लिया था, जो अभी रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी में लिया है, हमें लगता है इन्फ्लेशन की साइड पर जो प्रेशर है वो थोड़ा सा सस्टेन कर सकता है। ये डबल डिजिट इन्फ्लेशन हमें लगता है कि अगर 12 महीने में रह सकती है और मतलब हो सकता है शायद 11-12% की रेंज के अंदर ये नंबर बन रहा हो, क्योंकि कीपिंग इन माइंड कुछ एडजस्टमेंट्स हमें फर्दर करनी है। पेट्रोल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में जैसे कि अभी रिसेंटली थोड़ा सा उसमें करेक्शन आई है, बट हमें चूंकि टैक्स कलेक्शन के टारगेट्स भी अचीव करने हैं तो शायद हम उसका इम्पैक्ट पास ऑन नहीं करें, जो है वो शायद पेट्रोल प्राइसेस कम नहीं करें, क्योंकि हमें पेट्रोलियम लेवी का और जीएसटी के जो टारगेट्स हैं वो भी हमें थोड़ा सा अचीव करने हैं। एग्रेसिव टारगेट्स हैं आईएमएफ की तरफ से और आईएमएफ प्रोग्राम के लिए जो हमारी टॉक्स हैं वो चल रही हैं अभी इस वक्त। और इसके अलावा एनर्जी प्राइसेस के अंदर अगर हम बात करते हैं तो बिजली के नर्ख जो है उसके अंदर हमें लगता है कि मजीद इजाफा होगा। एक रिसेंटली एक न्यूज के अंदर भी आया था कि शायद 2 रुपए मजीद हाइक हो सकता है सेकेंड हाफ इसके लिए 22 के अंदर। तो बढ़ती हुई इन्फ्लेशन और जो है अगर हम बात करते हैं एनर्जी प्राइसेस का बढ़ना, ये सारी चीजें
हमें इंडिकेशन दे रही है कि इन्फ्लेशन जो है यहाँ से अगले 12 महीने थोड़ा सा हाई साइड पर रहेगी। उसके बाद एक हाई बेस इफेक्ट की वजह से इन्फ्लेशन हमें शायद सिंगल डिजिट्स में नजर आना शुरू हो जाए। 12 महीने से ऑनवर्ड अगर हम देखते हैं तो इन्फ्लेशन हमें सिंगल डिजिट्स में शायद हमें नजर आए अगले साल नवंबर दिसंबर से ऑनवर्ड अगर हम बात करते हैं। तो ओवरऑल ये हमारा इन्फ्लेशन के ऊपर आउटलुक बनता है। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पर आएंगे थोड़ा सा। जी हाँ, थोड़ा सा हम एक्सटर्नल साइड पर भी बात कर लेते हैं। एक्सटर्नल साइड पर अगर हम देखते हैं तो आपके सामने टेबल में नजर आ रहा होगा कि बजटेड नंबर जो था करंट अकाउंट खसारे का वो 2.2 अरब डॉलर था। इससे तो काफी ज्यादा ऊपर एक्चुअली 4 महीने का नंबर आ चुका है। जुलाई से नवंबर जुलाई से अक्टूबर की अगर हम बात करें तो 5 अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा ऑलरेडी आ चुका है। स्टेट बैंक का जो तखमीना है वो लगभग 13 अरब डॉलर के करीब का है और हमारे ख्याल से शायद वो भी उससे भी थोड़ा सा नंबर ऊपर जा सकते हैं। स्टेट बैंक ने जो फॉरवर्ड गाइडेंस दी है उसमें ये भी बोला है कि जी हम जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो हमारी रिक्वायरमेंट है हम फाइनेंशियल अकाउंट से हम फुलफिल कर लेंगे। हमारे जो अगले 12 महीने की अगले कुछ पीरियड की जो हमारी जो डॉलर्स की रिक्वायरमेंट है, करंट अकाउंट खसारा हो गया, जहाँ हमारे जो डेट रीपेमेंट्स हैं जो हमारी आने वाले वक्त में आ रही हैं वो सारी की सारी हमारे पास फाइनेंसिंग उसकी अवेलेबल है। तो ये सब्जेक्ट टू IMF प्रोग्राम है। मेरे ख्याल से अगर IMF प्रोग्राम में हम सक्सेसफुली रिज्यूम कर पाते हैं तो उसके बाद से हमारे एक्सटर्नल फ्लोज काफी बेहतर हो जाएंगे। हमें IMF की तरफ से ट्रांस मिल जाएगी, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह से हमें इनफ्लोज आ सकते हैं डॉलर्स के। इसके अलावा हम यूरो बॉन्ड भी हमने स्केड्यूल किया हुआ है, प्लान किया हुआ है। जो बजट के अंदर हुकूमत पाकिस्तान ने बोला था कि 3 अरब डॉलर के यूरो बॉन्ड्स भी गवर्नमेंट इशू करेगी, तो वहां से भी हमें लग रहा है कि थोड़ा सा फ्लोज बेहतर हो सकते हैं। ये सारी चीजें सब्जेक्ट टू IMF प्रोग्राम है। और IMF प्रोग्राम के हवाले से एक अहम जो डेडलाइन है वो 12 जनवरी की है, जो IMF की बोर्ड मीटिंग है। उससे पहले हमें प्रायर एक्शंस जो है वो लेने हैं, जैसे कि मिनी बजट है, या आप कह सकते हैं कि स्टेट बैंक का जो अमेंडमेंट बिल है वो अगर पास हो जाते हैं और बाकी जो IMF की प्रायर एक्शन अगर हम कर लेते हैं तो वो हमारे लिए प्रोग्राम रिज्यूम करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हमारा व्यू इसके ऊपर यही है कि थोड़ा सा आने वाले कुछ महीने हमें प्रेशर में लग सकते हैं और करंट अकाउंट का जो एस्टीमेट है हमारा वो 15.2 अरब डॉलर का है। हमें लगता है कि अगर इसमें जो स्टेट बैंक का भी एक ध्यान है, वो व्यू है, वो यही है कि ये कमोडिटी प्राइसेस आगे चल के थोड़ा सा हमको थोड़ा सा उसमें करेक्शन नजर आती है। अगर कमोडिटी प्राइसेस के अंदर करेक्शन बहुत ज्यादा आ जाती है तो फिर मेरे ख्याल से नंबर्स बेहतर हो सकते हैं, वो इन्फ्लेशन की साइड पर भी और करंट अकाउंट की साइड पर भी। अभी तक का हमारा जो व्यू है, जो स्टेट बैंक का कहना है कि 5 से 7% का इन्फ्लेशन होगा 2023 का, वो हमें थोड़ा सा लगता है कि एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू है। शायद वो नंबर हमें वैसा दिखाई ना दे अनलेस के कमोडिटी प्राइसेस काफी ज्यादा अपने करंट लेवल से करेक्ट हो जाएं। प्लीज जी नेक्स्ट स्लाइड पर आएंगे। करेंसी के हवाले से हम बात करें तो रियल इस वक्त 95.56 के ऊपर चल रहा है। ये लास्ट जो अवेलेबल नंबर है अक्टूबर का है और इसके अभी हम करेंसी देखते हैं तो 177-78 के बैंड के अंदर मूव कर रही है करंटली। और यहाँ से हमें लगता है कि जो है हमारा जो व्यू है रियर के हवाले से वो बेसिकली यही है कि 95 से 100 के बैंड के अंदर शायद ये रियर मेंटेन करने की कोशिश करेंगे और यहाँ से फर्दर करेंसी के ऊपर प्रेशर रह सकता है अगर हम IMF प्रोग्राम में थोड़ा सा डिले होता है, क्योंकि उस डिले की वजह से आपके एक्सटर्नल फ्लोज के ऊपर प्रेशर रहेगा और वो थोड़ा सा प्रेशर में आ सकते हैं। लेकिन अगर वहां पर हमें कंफर्ट मिल जाता है, IMF प्रोग्राम में रिज्यूम कर लेते हैं और हमारे IMF से भी फ्लोज आ जाते हैं, इसके अलावा हमारे जो है फ्लोज इसके अलावा जो हमारे फ्लोज हैं यूरो बॉन्ड वगैरह से या दूसरी कमर्शियल बॉन्डिंग वगैरह से वो भी आ सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम
बात करें तो मेरे ख्याल से यहाँ से मजीद बहुत काफी हद तक आप कह सकते हैं करेंसी डेप्रिशिएट कर चुकी है। जितनी डेप्रिसिएशन हमने पिछले 6-7 महीने में देखी है, मजीद इतनी डेप्रिसिएशन हमें यहाँ से नजर नहीं आती। स्टेट बैंक का कहना इसके बारे में यही है करेंसी के ऊपर के जो इंडिकेशन दे रहा है स्टेट बैंक के जी मार्केट ड्रिवन एक्सचेंज रेट है, मार्केट खुद ही जो है एडजस्ट कर रही है। जब हमारे पास इनफ्लोज आ रहे थे, बेहतर हालात में थे, करंट अकाउंट सरप्लस में था, तो करेंसी ने स्ट्रेंथ पकड़ी, और अब थोड़ा सा अगर करंट अकाउंट की साइड पर प्रेशर आ रहा है तो करेंसी थोड़ा सा वीक हुई है। तो इसका एक इम्पैक्ट हमें इम्पोर्ट बिल के ऊपर भी नजर आएगा ओवर द पीरियड, इन्फ्लेशन के ऊपर भी नजर आएगा, ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट पे ये सारी चीजें हमें भी रिफ्लेक्ट कर रही होंगी। तो इन नटशेल मैं ये कहूँगा कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जिसमें जो कि 95 से 100 की रेंज में हम देख रहे हैं, हमें लगता है कि काफी हद तक करेंसी ऑलरेडी डेप्रिशिएट कर चुकी है। यहाँ से फर्दर उतना डेप्रिसिएशन नहीं देख रहे। शायद आप कह सकते हैं अगर 12 महीने की डेप्रिसिएशन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा 5 से 6% अगले 12 महीने के अंदर हो सकती है। बाकी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बेसिकली आपके जो है ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ कंपेटिटिवनेस मेजर करता है बेसिकली। अगर ये 100 से नीचे है तो इसका मतलब ये है कि आपकी करेंसी अंडर वैल्यूड है। 100 से ऊपर है तो आप कह सकते हैं एक लेमैन टर्म में कि आपकी करेंसी ओवर वैल्यूड है। इसके अंदर आप अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ जो है इन्फ्लेशन डिफरेंशियल और करेंसी मूवमेंट को अकाउंट फॉर करते हैं। तो ओवरऑल ये हमारा करेंसी के ऊपर व्यू है। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे अगर आप आ सकें। थोड़ा सा हम फिस्कल साइड को अगर हम देखते हैं तो चूंकि मिनी बजट आने वाला है जिसके अंदर कुछ से टैक्स एग्जेम्पशंस को खत्म करेगी हुकूमत, और इसके अलावा कुछ जगह पे ड्यूटीज वगैरह भी बढ़ाएंगी, और कुछ जगह पे सेल्स टैक्स अगर कम लग रहा है वहाँ पे सेल्स टैक्स का भी बढ़ेगा। इसके अलावा पेट्रोलियम लेवी के हवाले से हम बात करें तो एक स्टेटमेंट जो फाइनेंस मिनिस्टर ने दी थी कि हर महीने 4 रुपए से हम बढ़ाएंगे। वहां पे भी हमें लगता है कि अगर पेट्रोलियम प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में टूटती हैं तो उसका इम्पैक्ट भी खातर का जो रिलीफ है वो आवाम तक नहीं पहुंच पाएगा। शायद ये मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। अभी तक सो फार 5 महीने के अंदर 2.3 खरब रुपए का रेवेन्यू कलेक्ट किया है जो है एफबीआर ने, जो अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 36.5% का इंक्रीज है। लास्ट ईयर के अंदर ये 1.69 ट्रिलियन रुपीस का था। इसमें एक बहुत अहम बात है जो मैं कहूँगा कि ये जो इंक्रीज था उसमें 2 बुनियादी वजूहात थी। एक, उसमें हमारे चूंकि इंपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है, हमारा लगभग 40-45% रेवेन्यू कलेक्शन इंपोर्ट स्टेज के ऊपर आता है, तो इंपोर्ट्स बढ़ी और उसकी वजह से हमारा रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर ये इम्प्रूवमेंट नजर आई। और दूसरा, प्राइसेस बढ़ने की वजह से भी हमारी रेवेन्यू कलेक्शन थोड़ा सा बेहतर आई। और तीसरा, कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी भी अभी काफी इम्प्रूव हुई है, तो इनकम टैक्स कलेक्शन उस वजह से 32% जो है वो बढ़कर आई है। ओवरऑल अगर हम देखते हैं ग्रेजुअली इनको हम लोगों को जो साल भर में रेवेन्यू का टारगेट है वो रिवाइज अप हो जाएगा। पहले हमारा अंदाजा जो बजट के अंदर दिया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, वो 5.8 ट्रिलियन के रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट था। अब वो बढ़ के 6.1 ट्रिलियन हो जाएगा। प्राइमरली उसमें जो है सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन वगैरह खत्म करके ये टारगेट अचीव किया जाएगा। दूसरा चीज जो है वो पेट्रोलियम लेवी है। इनिशियली जो टारगेट था वो 600 अरब रुपए का पेट्रोलियम लेवी का, जो शायद जो प्रोग्राम रिव्यू होगा या मिनी बजट आएगा उसमें ये रिवाइज डाउन कर दिया जाएगा और 350 अरब रुपए के करीब ये नंबर कलेक्ट करना होगा, और जिसकी कलेक्शन के लिए हमें हर महीने थोड़ा सा पेट्रोलियम प्राइसेस के अंदर इंक्रीज हमें नजर आ सकता है। ओवरऑल हमें हमारा जो ख्याल है कि शायद ये 350 से 350 अरब रुपए अगर कलेक्ट करना है तो ग्रेजुअली हमें जो पेट्रोलियम लेवी जो है वो हमें 30 रुपए तक लेकर जाना होगी ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो ये थोड़ा सा फिस्कल साइड पर। इसके अलावा जो टारगेट्स होंगे उसमें फिस्कल डेफिसिट का 6.3% का टारगेट होगा।
और प्राइमरी लेवल पे सरप्लस अचीव करना होगा। एक चीज बड़ी अहम है जो मैं इंटरेस्ट रेट के हवाले से यहाँ पर बात करना चाहूँगा, और वो ये है कि जी लास्ट साइकिल में हमने जो पॉलिसी रेट था वो 13.25% पर देखा। इस वक्त हमें नहीं लगता कि शायद वो पॉलिसी रेट का लेवल दोबारा से आएगा, और उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि सबसे बड़ा जो बोरोअर है इस वक्त सिस्टम के अंदर वो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट का जून 2021 में जो डोमेस्टिक बोरिंग थी वो लगभग 26 खरब रुपए के करीब थी। तो 26 खरब रुपए की बोरिंग जो थी गवर्नमेंट की, अब जाहिर सी बात है जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो उसके ऊपर भी जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं गवर्नमेंट की बढ़ जाएंगी डोमेस्टिक इंटरेस्ट उस पे बोरिंग के ऊपर। तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमें फिस्कल डेफिसिट के ऊपर नजर आएगा। अगर हम 13% इंटरेस्ट रेट्स कर लेते हैं तो जो नेट फेडरल रेवेन्यू है वो सारे का सारा डेट सर्विसिंग में ही चला जाएगा। तो इसलिए हमें लगता है कि इनके पास गुंजाइश ही नहीं बचेगी अगर ये 13% के इंटरेस्ट रेट्स कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ से शायद आप क्या हम लोगों का जो व्यू बन रहा है वो यही है कि जो मेजर था इंटरेस्ट रेट हाइक वो यहाँ पे हो चुका है, और यहाँ से मजीद इंटरेस्ट रेट हाइक हम इतना बड़े नहीं देख रहे जितना ऑलरेडी कर चुके हैं। शायद आप कह सकते हैं समवेयर बिटवीन 10.5 11% शायद मैक्स, वो भी बहुत खींच के मैं बात कर रहा हूँ। इससे ऊपर नहीं जाने चाहिए। अगर इससे ऊपर जाते हैं 10.5-11% से भी ऊपर चले जाते हैं तो उसका एक बहुत बड़ी कॉस्ट है जो फिस्कल डेफिसिट की सूरत में पे करना पड़ेगी गवर्नमेंट को। जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, स्पेंडिंग है, उसको कट करना पड़ेगा काफी ज्यादा अगर हमें जो फिस्कल के टारगेट्स अचीव करने हैं। तो वो एक उसकी एक बड़ी कॉस्ट है मेरे ख्याल से। तो ये ओवरऑल हमारा मैक्रो इकोनॉमिक व्यू है। अगली स्लाइड पे प्लीज आइएगा। हम थोड़ा सा स्टॉक मार्केट के ऊपर बात करेंगे और इस पे अहमद आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देंगे कि क्या हमें आउटलुक है। Moving on to the market outlook, we continue to reiterate that the benchmark KSE 100 index continues to trade at a significant discount. The model that you see in front of you is called the Fed model, and what it does is it measures the differential between the earnings yield and 10-year PIB cutoff yields. And it is quite evident from the graph that historically the spread has oscillated between 0 to 2%, more in between 1 to 2%, and the current multiple indicates that the current spread is around 6%. So it indicates that the market is trading at a significant discount. Heavyweight sectors like banks, E&P, fertilizer that are relatively insulated or would benefit from interest rate hike look attractive at the moment. Yes. If you could move on to the next slide. जी लास्ट स्लाइड में सेम चीज इंडिकेट हो रही है कि मार्केट काफी डिस्काउंट पे है। मार्केट कैप टू जीडीपी देख लें, प्राइस टू बुक पे इसको देख लें फ्रॉम एवरेज लेवल्स, तो ये तकरीबन 1 से 2%, 1 से 2 के मल्टीपल के दरमियान रहता है। अभी मौजूदा ये तकरीबन 1 के आसपास है, और फॉरवर्ड पी के हिसाब से देखें तो ये तकरीबन 5 के आसपास अभी आ चुका है। हिस्टोरिकली ये 8 से भी ऊपर फॉरवर्ड पी रह चुका है। तो इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज होती है ये कि मीन रिवर्टिंग ये आमतौर पे समझे जाते हैं सारी जो मेट्रिक्स हैं, और इसमें एक अच्छा एंट्री पॉइंट इंडिकेट कर रहा है अभी। जी थैंक यू अहमद। अच्छा कुछ सवालात की तरफ आते हैं। पहला सवाल तो यह है कि अभी मार्केट की अर्निंग यील्ड क्या है? ये तकरीबन 20% के आसपास है। और 10 ईयर बॉन्ड जैसे आपने कहा 10 ईयर बॉन्ड की यील्ड वुड बी अराउंड 11.5-12% शायद होगी। ओके, सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अट्रैक्टिव है। अच्छा सेकंड एक सवाल ये है कि मैं कोर इन्फ्लेशन के नंबर पे आता हूँ वापस। कोर इन्फ्लेशन
ये अच्छा, कोर इन्फ्लेशन इज स्टिल बिलो 8%। ये हिस्टोरिकली थोड़ा सा इस पे अगर कमेंट करना चाहें कि जो स्टेट बैंक की पॉलिसी रेट डिसीजन है, ये जनरली इज इट टू हॉकिश दिस टाइम, या ये इन लाइन है विद द पास्ट प्रैक्टिसेस के कोर इन्फ्लेशन राइजिंग ट्रेंड है तो उसको उसके साथ बेसिकली पॉलिसी रेट भी इंक्रीज किया है? अच्छा, पिछली जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग्स जितनी भी गुजरी हैं उसमें मेंशन ये किया जाता है रहा है कि ये देखा जाएगा कि डिमांड साइड से अगर कोई प्रेशर सीप इन कर रहा है इन्फ्लेशन में, उसका एक इंडिकेटर कोर इन्फ्लेशन भी है, क्योंकि आमतौर पे देखा ये जाता है कि जो एनर्जी और फूड प्राइसेस हैं उनकी वॉलेटाइल नेचर की वजह से उनको भी एक वेट दिया जाता है और कोर इन्फ्लेशन को भी डिमांड को गेज करने के लिए देखा जा रहा होता है। इस दफा हुआ ये है कि जो रीसेंट नवंबर का नंबर है उसमें हम देख सकते हैं कि ये सिग्निफिकेंटली एक अपटिक इसमें नजर आया है कोर इन्फ्लेशन में। और लेकिन जो मेन इसमें हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन को अगर कंपेयर करेंगे तो मेन जो इन्फ्लेशन देखी जा रही है, जो गवर्नर स्टेट बैंक ने भी जिस तरीके से तस्करा किया इस मॉनेटरी पॉलिसी में, वो हेडलाइन नंबर अभी देखा जा रहा है ऑन फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस। थोड़ा सा अगर कमेंट कर सकें ये हमारे व्यूअर्स की आसानी के लिए कि ये हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, और ये सीपीआई यानी जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है जो इन्फ्लेशन का सबसे ब्रॉड मेजर है, उससे कैसे ये डिफरेंट होता इसमें जो कोर इन्फ्लेशन है बेसिकली ये एक्सक्लूड कर देता है इम्पैक्ट को जो कि एनर्जी और फूड की तरफ से आ रहा होता है। तो जो मेन जो ओवरऑल एक तरह से कंप्लीट आप मेट्रिक समझ सकते हैं इन्फ्लेशन का, वो हेडलाइन ही इन्फ्लेशन कहलाता है। और उसमें सबसे बड़ा जो वेटेज है वो फूड का है पाकिस्तान में, वो तकरीबन 35% फूड से आ रहा होता है। इलेक्ट्रिसिटी तकरीबन 4.1% है। तो ये अगर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी और फूड को ही हम कंबाइन कर लें तो ये तकरीबन 40% तक ये टोटल बन जाता है। और तो कोर इन्फ्लेशन बेसिकली जो फूड और एनर्जी की जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसको एक्सक्लूड करके देखता है कि क्या इन्फ्लेशन रही। ओके, शुक्रिया। अच्छा अच्छा, एक सवाल हमारे पास आया था यूएस डॉलर की आउटलुक पे, तो मेरा ख्याल है इस पे वसीम कमेंट कर चुके हैं कि अगले नेक्स्ट 12 मंथ्स में आप कोई 5 to 6% की एक्सपेक्ट कर रहे हैं फर्दर डीवैल्यूएशन। अच्छा, अभी थोड़ा सा फेड के बारे में बताएंगे कि यूएस में भी क्योंकि इन्फ्लेशन का ट्रेंड ऊपर की तरफ है, तो क्या रिसेंटली या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा यूएस में? देखें, फेड की भी मेरे ख्याल से आज शायद मीटिंग है। जो फेड ने भी जो गाइडेंस दी थी स्टार्ट के अंदर अगर हम बात करें तो वो शायद काफी आगे की थी। मेरे ख्याल से 2023 में रेट हाइक की थी और ग्रेजुअली थोड़ा सा पीछे लेकर आए हैं। और उनका जो स्टांस था कि ट्रांजिटरी है ये सारा इन्फ्लेशन। और अभी भी इन्फ्लेशन के नंबर हमने देखे हैं, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1982 के अंदर ये नंबर हमें नजर आया था यूएस के अंदर इन्फ्लेशन का, जो अभी इस साल नवंबर के अंदर था 6.कुछ% था, 2% था शायद। तो प्राइमरी अगर हम देखें एक चीज, इस वक्त अगर हम देखें इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर जब भी हम व्यू बनाएं तो मेरे ख्याल से अब वो वक्त शायद ऐसा नहीं है कि जहां पर बहुत ज्यादा गुंजाइश है फिस्कल साइड के ऊपर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने की। ओवरऑल मैं बात करूंगा ग्लोबली बहुत ज्यादा लोगों के पास, बहुत ज्यादा कंट्रीज के पास डेट टू जीडीपी का जो लेवल है वो एबनॉर्मली हाई लेवल है। लगभग कुछ केसेस में शायद वो 300-400% जीडीपी का जो है वो डेट हो चुका है। तो जो बात मैं पाकिस्तान के केस में बात कर रहा था कि एक डेट सर्विसिंग की एक कॉस्ट है जो कि अगर हम इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते हैं तो उसकी वजह से एक फिस्कल डेफिसिट के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। तो वो जो नंबर है मेरे ख्याल से काफी बड़ा है। अगर हम फेड की बात करें तो शायद 1.25% 1.5% की रेंज तक शायद इंटरेस्ट बढ़ जाए, बट वो कोई हमें 3-4% वाले रेट हाइक वहां पर भी नजर नहीं आ रहे।
जस्ट रीइटरेटिंग कि सारी जो है ये को रिलेटेड हैं चीजें। जो इन्फ्लेशन का नंबर रीसेंट यूएस का रिपोर्ट किया गया था वो 6.8% था नवंबर के महीने में, और उसके बाद जो ट्रेजरी यील्ड्स हैं वो अपवर्ड एडजस्ट वहां पे भी हुई हैं। और इस वाली जो उनकी जो फेड की मीटिंग है उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो इनका टेपरिंग प्रोग्राम है बॉन्ड बाइंग का उसको मजीद शायद थोड़ा तेज किया जाए। जैसे मार्च के अंदर जो है उसको मेरे ख्याल से फुल कर देंगे, बॉन्ड बैंक खत्म कर देंगे शायद। अच्छा, यानी वो जो टेपरिंग प्रोग्राम था उसको क्लोजली वो जीरो की तरफ ला रहे हैं। जी 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 जी। ओके ओके। अच्छा, ये एक आपसे सवाल था वसीम, अगर आप अदर फ्लोज में देखें तो 2022 का जो बजटेड गवर्नमेंट का है वो 3.38 बिलियन डॉलर्स है, और यूबीएल यानी आपके एस्टिमेट के मुताबिक ये $7 बिलियन इनफ्लोज आएंगे, तो इस पे थोड़ा अच्छा, एक तो एक बुनियादी वजह देखें अदर फ्लोज के अंदर, जैसे एसटीआर वगैरह का जो फ्लो है वो $2.8 अरब का, वो शामिल नहीं है बजटेड नंबर्स के अंदर, हमने वो लिया हुआ है। और चूंकि बजटेड अगर हम बात करें करंट अकाउंट डेफिसिट वो भी बहुत कम था, $2.2 अरब का था। हमारे ख्याल से ये करंट अकाउंट डेफिसिट 15.2 अरब का होगा। तो उस हवाले से अगर हम देखें तो इनको अदर फ्लोज थोड़ा सा बढ़ा के लेने पड़ेंगे। एक्चुअली जो गवर्नमेंट के बजटेड एस्टिमेट थे आपके सामने जो आपको नजर भी आ रहे हैं, उसके पीछे कोई बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस लग नहीं रहा था हमें जब ये नंबर्स आए, क्योंकि आप देखें $2.2 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट तो शायद हमारे दूसरे महीने में ही इससे बढ़ गया था। तो ये हमारा ओवरऑल हमें लगता है कि थोड़ा सा गवर्नमेंट के एंड से अगर आप चीजें देखते हैं वो थोड़ा सा ओवर द पीरियड एडजस्ट हो जाती हैं। ओके। अच्छा, एक एक शायद हमने रिक्वेस्ट की थी कि अगर हम नेक्स्ट वेबिनार में भी ये कर सकें कि जो कोरिलेशन है स्टॉक मार्केट के विद करंट अकाउंट डेफिसिट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन, अगर हम उसका एक हिस्टोरिकल ट्रेंड भी दिखा सकें और थोड़ा अपने व्यूअर्स को और अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इसका कितना कोरिलेशन है इन इन वेरिएबल से, तो इस पे ये अगर कोई इंशाल्लाह वैसे कमेंट करना चाहे। अगली जो हमारा फेसबुक सेशन है उसमें हम ये श्योर। जो है उसमें ये कर लेंगे। बट मेरा अपना जाती ख्याल है कि इसका काफी हाई कोरिलेशन होता है शायद नहीं, बिल्कुल स्टॉक बिल्कुल मार्केट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल है रियर का फॉर्मूला। तो ये शायद आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि ये ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ, तो क्या ये हर कंट्री का रियर का फॉर्मूला डिफरेंट होता होगा? नहीं, देखिए फॉर्मूला तो सेम होगा, जाहिर सी बात है हर कंट्री के ट्रेडिंग पार्टनर्स डिफरेंट होंगे। जैसे हमारे केस के अंदर चाइना का जो वेट है वो लगभग 29% का है, और यूएस का वेट लगभग 11% का है, तो उनके वेट्स डिफरेंट होंगे। नहीं, बट जैसे जैसे चाइना के साथ तो शायद हमने कुछ एग्रीमेंट भी किया है कि हम युआन या रेमबिम्बी में कुछ ट्रेड करेंगे, तो क्या इसके फॉर्मूले में डॉलर डॉलर का वेट ज्यादा नहीं होता, यानी नहीं नहीं, करेंसीज का देखिए जो वेट? करेंसी का वेट भी उसी के अकॉर्डिंगली होगा फिर ना। ओके, अच्छा ठीक। अच्छा, एक सवाल ये था कि ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की स्ट्रेटजी है स्टेट बैंक या आईएमएफ की तरफ से डिक्टेट की जाती है, क्योंकि मेरे नॉलेज के मुताबिक प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट तो ऑलरेडी शायद डाउनवर्ड ट्रेंड था, यानी इंक्रीज तो बिल्कुल नहीं थी, शायद स्टैटिक होगा या डिक्रीज होगी। तो ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या ग्रोथ या ये बेसिकली मनी सप्लाई कम हो जाती है पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट नीचे जा रहा हो? जी, इसके ऊपर कल भी किसी ने गवर्नर साहब से सवाल किया था कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा के क्या किस तरीके क्या ये करंट अकाउंट जो है उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो उनका जवाब भी यही था कि जी हम हिस्टोरिकली जब देखते हैं कि जब जब हमने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं तो उसके बाद से हमने करंट अकाउंट के अंदर वाजे कमी देखी है। जैसा कि आप के सामने एक रिसेंट साइकिल जो था 2017-18 का, जिसमें हमारा करंट अकाउंट $19 अरब के करीब पहुंच गया था 18 के अंदर। तो वो हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू किए, करेंसी हमने डेप्रिशिएट की, इन्फ्लेशन भी आया, वो सारी चीजें कॉन्सिक्वेंसेज हुए।
उसके बाद हमारे अगले साल का जो था इंटरेस्ट रेट, सॉरी करंट अकाउंट डेफिसिट, वो लगभग 12-13 बिलियन डॉलर पे आ गया, और उससे अगले साल के अंदर वो 4.5 बिलियन डॉलर पे आ गया, और फिर उससे अगले साल यानी कि जो 2020 गुजरा उसमें 2021 गुजरा उसके अंदर 1.6 या 1.8 अरब डॉलर के ऊपर आ गया। तो उसका एक इम्पैक्ट तो जरूर आता है। देखें हमारे इम्पोर्ट बिल के अंदर काफी सारी नॉन एसेंशियल आइटम्स भी आ जाती हैं, लगभग शायद 20-25% का आप कह सकते हैं कि जो कि नॉन एसेंशियल आइटम्स हमारी आती हैं, जिसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ओवरऑल आपने डिमांड को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करनी होती है, जिसका रिजल्ट आपको कुछ वक्त के बाद नजर आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। थोड़ा सा अगर हम कमेंट आप कर सके कि जैसे हम देख रहे हैं कि रीजनल मार्केट्स की प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स ट्रेडिशनली पाकिस्तान से हमेशा हाई रहे हैं, बट अब वो गैप बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और इस स्लाइड में आप देख रहे होंगे ये जो फेड फॉर्मूला के मुताबिक भी कि सितंबर 19 रफली ऑनवर्ड्स ये गैप जो है बढ़ना शुरू हो गया बिटवीन अर्निंग यील्ड एंड 10 ईयर पीआईबी। तो जैसे ये अहमद भी कह रहे थे कि थ्योरी है रिवर्जन टू मीन, तो ये रिवर्जन टू मीन का साइकिल हमारा कुछ लंबा हो गया इस दफा, इस पे कुछ देखें कमेंट। इससे, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस दौरानिए के अंदर लेकिन हमारे जो मसाइल थे वो भी कुछ मुख्तलिफ नौइयत के थे, और वो मसाइल थोड़ा सा बढ़ते चले गए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हमारे जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं पावर सेक्टर वाली साइड पर, वो काफी ज्यादा शिद्दत अख्तियार कर गया। सर्कुलर डेट जो है इसी गवर्नमेंट के टेन्योर के अंदर लगभग ऑलमोस्ट डबल हो गया। इसी तरीके से फिर हम 2017 के अंदर जब जाते हैं तो हम इमर्जिंग मार्केट्स में चले गए, और उसके बाद से हमारी इकोनॉमी के मसाइल शुरू हो गए, और फिर हमारे पास फॉरेन सेलिंग अच्छी खासी रही, और उससे पहले से खैर फॉरेन सेलिंग चल रही थी, और अभी भी फॉरेन सेलिंग चल रही है। लगभग मैं कहूँगा कि शायद 2 साल पहले या 2.5 साल पहले हम अगर टोटल मार्केट कैप का अगर हम अंदाजा लगाएं तो उसका लगभग 9% जो था वो फॉरेन होल्डिंग थी। आज वो रेशो 5% से भी कम हो चुकी है लगभग। ये मैं बात कर रहा हूँ पिछले 2-2.5 साल के अंदर ये इतना बड़ा डिक्लाइन हमें देखने में आया है। तो ओवरऑल हमारे पास फॉरेन सेलिंग रही, वो सारी चीजें थी, स्ट्रक्चरल इश्यूज रहे, बूम बस्ट साइकिल बहुत ही छोटा था, 5.5% की जीडीपी ग्रोथ के बाद एकदम से हम 2% की जीडीपी ग्रोथ के ऊपर आ गए, और फिर उसके बाद कोविड की वजह से नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ है। इस साल हमें लो बेस का थोड़ा सा बेनिफिट मिल गया 4%। मेनली मेरा ख्याल है जो इशू है वो एक तो फ्लोज का है कि स्पेशली फॉरेन फ्लोज जो हैं वो हमारी मार्केट में से डिप्लीटिंग ट्रेंड ही रहा है बिल्कुल थ्रू आउट। बिल्कुल बिल्कुल हर लेवल पे सेलिंग रही अक्रॉस द बोर्ड मार्केट के अंदर, तो वो एक बड़ी वजह थी। और अब चूंकि जैसे मैंने नंबर भी कोट किया कि अब चूंकि फॉरेन होल्डिंग बहुत कम हो चुकी है, तो शायद आने वाले वक्तों में थोड़ा सा हमें यहाँ पर मार्केट में थोड़ी सी री रेटिंग की गुंजाइश नजर आए। 5 का जो प्राइस टू अर्निंग है वो बहुत ही कम है। ऐसे बहुत कम इंस्टेंस में होंगे जब हमारा पी है मार्केट का वो 5 या उससे भी कम आ गया। बिल्कुल सही। तो मेरा ख्याल है जैसे अपने व्यूअर्स के लिए कि ट्रेडिशनली दो किस्म के इन्वेस्टर होते हैं, पैसिव इन्वेस्टर्स जो इंडेक्स फंड या ईटीएफ्स बेस्ड होते हैं, और सेकेंडली एक्टिव इन्वेस्टर्स। तो पैसिव इन्वेस्टर्स तो जाहिर है हमारे क्योंकि एमएससीआई इंडेक्स में वेट ही इतना कम है तो वहाँ तो फ्लोज की बहुत वॉल्यूम हाई एक्सपेक्टेड नहीं है, बट एक्टिव फंड मैनेजर्स की तरफ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद आने वाले दिनों में स्पेशली 2022 में, क्योंकि अभी तो दिसंबर हॉलीडे सीजन शुरू हो गया, सो कुछ फ्लोज आ सकते हैं इसमें। अच्छा थोड़ा सा अगर बॉन्ड मार्केट पे कमेंट कर दें, बॉन्ड यील्ड्स, और आज क्योंकि ट्रेजरी बिल की ऑक्शन भी है तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल की एमपीएस के बाद? नहीं बॉन्ड यील्ड्स तो अभी तो थोड़ा सा नीचे आए हैं सुबह, लेकिन जो व्यू बॉन्ड मार्केट का यही बन रहा है कि शायद आज जो है लगभग 1.4 ट्रिलियन का टारगेट है, और 1.5 ट्रिलियन की मेच्योरिटी है। तो ये काफी बड़ा नंबर है। शायद 3 महीने के अंदर तो लोगों को
का इंटरेस्ट रहे जो बात करके हमें अंदाजा लगा रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा के टेन्योर के ऊपर यील्ड्स जो है वो थोड़ा सा शायद हायर साइड पर ही रहेंगी। ओके ओके, चलिए ठीक है, शुक्रिया वसीम। और अगर एक सवाल जो मैं हमेशा से करता था कि हमारे जो इक्विटी फंड्स हैं, कन्वेंशनल में दो इक्विटी फंड्स हैं, एक ब्रॉड बेस्ड इक्विटी फंड है और एक यूबीएल फाइनेंशियल सेक्टर फंड है जो सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स खरीदता है। और इसी तरह शरिया कंप्लाइंट में एक ब्रॉड बेस्ड फंड है, अलमीन शरिया स्टॉक फंड, जो लिपर्स रिफिनिटिव लिपर्स ने जिसको 3 इयर्स और 10 इयर्स के बेस्ट परफॉर्मिंग फंड का अवार्ड भी दिया है 2021 में। और एक हमारा अलमीन इस्लामिक एनर्जी फंड है जो एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स खरीद रहा था। तो वसीम, अगर इस टाइम आपके पर्सनल चॉइस कौन सा फंड होगा, आप किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? देखिए हमारा अगर आप इस्लामिक हेलो जी वसीम, आई लॉस्ट योर वॉइस। जी आपको आवाज आ रही है? जी जी, अब आ रही है जी, प्लीज रिपीट देखिए कीजिएगा जी। इस्लामिक साइड पर अगर हम बात करें तो एनर्जी सेक्टर हमें लगता है कि काफी कम प्राइस टू अर्निंग पर ट्रेड कर रहा है, अर्निंग यील्ड भी काफी अच्छी है। और सर्कुलर डेट की रेजोल्यूशन की जो बातें हैं वो काफी टाइम से वैसे तो हम सुनने में आ रहे हैं, लेकिन अब शायद लग ऐसे रहा है कि शायद वो रेजोल्यूशन की तरफ वो डेवलपमेंट होने जा रही है। तो वहां पर एक अच्छा डिसेंट रिटर्न आपको मिल सकता है और आपकी जो डाउन साइड भी है वो भी थोड़ी सी लिमिटेड है। ब्रॉड बेस्ड जो फंड्स हैं उसके अंदर मैं ये कहना चाहूंगा कि देखें अभी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ चुके हैं 2.75%, और यहाँ से फर्दर मॉनेटरी टाइटिंग हो सकती है जो हम लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो और फिर जो फिस्कल के टारगेट्स हैं वो भी थोड़ा सा मुश्किल से अचीव होने वाले हैं। तो मैक्रो साइड पे जो साइड पे हमें थोड़ा सा लगता है कि परेशानी थोड़ा सा आने वाले कुछ महीनों के बाद हमें नजर आ सकती है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा मेरी टिल्ट जो है वो टुवर्ड्स एनर्जी फंड होगा कन्वेंशनल वाली साइड के ऊपर। खत्म जी जी वसीम, जी। ये फाइनेंशियल सेक्टर फंड और अलमीन पे एक जो राइटअप था, अगर इस पे भी थोड़ा सा बता दें अच्छा, डेटा तो फाइनेंशियल सेक्टर फंड के हवाले से मैं जो बात करूंगा वो ये जैसे कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ चुके हैं और इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है बैंकों की अर्निंग्स के ऊपर। और ये इम्पैक्ट बेशक वक्त के साथ थोड़ा लैग के साथ आता है, फुल इम्पैक्ट आते आते, क्योंकि लाइबिलिटी वाली साइड जो है वो फौरन से रीप्राइस हो जाती है और जो इनकम वाली साइड है या रेवेन्यू वाली साइड है वो थोड़ा सा लैग इम्पैक्ट आता है। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं फाइनेंशियल सेक्टर फंड ने इस साल भी मार्केट को सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म किया है। ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स को मैं बात कर रहा हूँ, अगर हम उससे कंपेयर करें, और आने वाले साल में भी मुझे लगता है कि ये बेहतर परफॉर्म कर जाएगा, क्योंकि आप अर्निंग यील्ड देख लें, कुछ स्टॉक्स की आपकी अर्निंग यील्ड शायद मिड-20s के अंदर होंगी, और डिविडेंड यील्ड काफी सारे स्टॉक्स की फाइनेंशियल सेक्टर फंड के अंदर यूबीएल है, एमसीबी है, अलाइड बैंक है, बैंक अल्फला है, वहां पर आपको अर्निंग यील्ड जो है वो डबल डिजिट के अंदर नजर आ रही होगी, और वो शायद कुछ केसेस में मिड टीन्स में भी होगी। तो और प्राइस टू बुक एक बड़ा अहम मैट्रिक्स है जिसपे हम बैंक्स को इवेलुएट करते हैं। तो काफी सारे बैंक्स अपने प्राइस टू बुक पर एक से भी कम के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो अक्रॉस द बोर्ड अगर हम देखते हैं बैंकिंग सेक्टर को, अगर मैं स्पेशली देखूं सिंपली, तो वो काफी हमें जो है कुशन देता है, कंफर्ट देता है कि फर्स्ट हाफ। यहाँ पर भी हमें डाउन साइड शायद इतना नहीं लगे, लेकिन अप साइड है आपको सॉरी, डबल डिजिट अच्छा, में आपको। ओके 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 जी, सॉरी जी वसीम। अच्छा, ये चलें इस पे स्पेसिफिक स्टॉक पे तो कमेंट नहीं करते। नेक्स्ट इज एनर्जी फंड, इस्लामिक एनर्जी। सो इस पे भी अगर आप स्टॉक्स का थोड़ा सा कमेंट करना चाहें ओवरऑल जनरल टर्म्स में। देखिए जनरली मैं इस पे यही बात करूंगा कि एनर्जी के अंदर जो हमारा बुनियादी तौर पर प्रॉब्लम था वो जो अभी भी है वो है सर्कुलर डेट, और उसके हवाले से
जो है हमें लग रहा है जिस तरह से अभी बातें होने लग गई हैं कि जो OGDCL है, PPL वगैरह हैं, EMPs कंपनीज हैं, इनको डिविडेंड्स दे दिए जाएं। अगर ये कंपनी डिविडेंड्स दे दें तो उससे काफी ज्यादा फर्क पड़ जाएगा हमारे सर्कुलेट के स्टॉक के ऊपर। तो हमारा सर्कुलेट अगर रिजॉल्व होता है तो कैश फ्लोज भी बेहतर होंगे इन कंपनीज के, और जिसकी वजह से यहाँ पर हमें लगता है कि ठीक ठाक गुंजाइश है। इसको आप इस तरीके से समझ लें कि आज से शायद 11-12 महीने पहले, ये पिछले साल अक्टूबर नवंबर की बात है, जब ऑयल प्राइसेस $40 की करीब थी और शायद ये स्टॉक्स OGDC PPL स्पेशली 110-105 की प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रही थी। आज ऑयल प्राइसेस $75 के करीब चली गई हैं और ये स्टॉक्स वहां से 20-25% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें लगता है कि काफी गुंजाइश है, डाउन साइड लिमिटेड है, अपसाइड काफी ज्यादा यहाँ पर आपको मिल सकती है। ऑल्दो कैश फ्लोज के इशू है, बट ऐसा तो नहीं होगा कि ये कैश फ्लोज परपेचुअली ही खराब है, कभी ना कभी तो ये इशू रिजॉल्व करना होगा। और IMF का फोकस काफी ज्यादा एनर्जी सेक्टर के ऊपर है कि इसमें रिफॉर्म्स लेके आए जाए, सर्कुलर डेट जो काफी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है इसको कंट्रोल किया जाए, ना सिर्फ पुराना सर्कुलर डेट का स्टॉक उसको कम किया जाए बल्कि फ्लो को भी रोका जाए। तो अगर ये डेवलपमेंट होती है तो एक बड़ा अच्छा आपको जो है वो जंप मिल सकता है रिटर्न के अंदर, इस सेक्टर के अंदर। इसके अलावा इसमें प्राइमरीली हमारे पास मारी वगैरह है जो कि इसके कैश फ्लोज भी काफी अच्छे हैं, डिविडेंड यील्ड भी उसकी काफी बेहतर है। तो अक्रॉस द बोर्ड आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है ओवरऑल सेक्टर के अंदर। चलिए ठीक है, थैंक यू वसीम एंड मोहम्मद अहमद, बहुत शुक्रिया। और हम इसी के साथ कंक्लूड करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ दोबारा इसी सेशन में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया। थैंक यू जी।